सुने आप सभी। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर, 11th एनसीईआरटी 4th यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर कुछ पार्ट आपने एनाटॉमी के अंदर क्लियर किया होगा, जिसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वहाँ पर आपको बेसिक्स वहाँ पर करवाए जाते हैं और उनका जनरल कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। लाइक अपने बात करते हैं रीजंस ऑफ रूट, तो यहाँ पर आपको वो फेजेस ऑफ ग्रोथ के बिहाफ पे डिफाइन किया हुआ है। वहाँ पे अगर आप बात करते हो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर भी वो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया हुआ है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको मिनिमम 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनसे फिक्स है, और एक उससे पहले का फिक्स है। ये दो तो फिक्स ही हैं। उसके अलावा डिपेंड करता है कि पेपर के अंदर प्लांट हार्मोन से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर प्रीवियस पार्ट से, जिसके अंदर आपको प्लास्टिसिटी, एब्सोल्यूट ग्रोथ या फिर रिलेटिव ग्रोथ के बारे में पूछा हुआ है, या फिर उससे पहले आपको जो दिया हुआ है अर्थमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। इस बार कैलकुलेटिव क्वेश्चन अर्थमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ वाले जो पॉइंट है उस पर आने के पूरे चांसेस हैं। जनरल जो दोनों आपको लिख करके दिए हुए हैं फॉर्मूला, जिसमें एल टी इजक्वल टू एल नोट प्लस जो है आर टी आपको दिया हुआ, और एक डब्ल्यू टी इजक्वल टू डब्ल्यू नोट ई की पावर आर टी दिया हुआ है, एक एक्सपोनेंशियल वाला पॉइंट और एक अर्थमेटिक वाला जो दिया हुआ है, उन पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। सेकंड क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, ग्रोथ इज मेजरेबल के अंदर 4 पॉइंट आपको दिए हुए, सेल नंबर, सेल साइज, पोलन ट्यूब की लेंथ में इंक्रीज और सरफेस एरिया इंक्रीज। वहां से वो क्वेश्चन नीट हिस्ट्री के अंदर अभी तक पिछले 15 सालों में नहीं पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसमें सेल काउंट 17,500 वाला और जो सेल साइज का इंक्रीज है 3.5 लाख, तो वो दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर की। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट जो पार्ट है, जिसके अंदर हमें सारे जो जनरल पॉइंट्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हमें पढ़ने हैं। ग्रोथ की कंडीशंस क्या क्या हैं, plant growth is generally indeterminate, plant growth is measurable, phases of growth, growth rates and the conditions for growth, ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ, एंड फिर फर्दर आपको नेक्स्ट दिया हुआ है डेवलपमेंट। फिर लास्ट में आपको दिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और 2 टॉपिक जो आपके इससे हटा दिए गए हैं, फोटो पीरियडिज्म एंड वनलाइजेशन, इवन सीड डोरमेंसी, ये सब हटा दिए गए हैं। इससे पहले का पार्ट आपके सिलेबस के अंदर है। फिर आ जाइए फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है कि एक सीड था, सीड के अंदर एम्ब्रियो जर्मिनेट होकर के सीड से क्या बना, सीडलिंग। जब जर्मिनेट होगा तो क्या, इसको क्या बोलोगे, सीडलिंग। और अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा प्लांटलेट, और लास्ट के अंदर एक मैच्योर प्लांट आपको देखने को मिलता है। ये सारी जो स्टेजेस हैं 1 बाय 1, इन्हीं को अपने को अच्छे से समझना है, जो फर्स्ट पैराग्राफ के इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में दी हुई है, कि इन 1 बाय 1 एक के बाद जो इवेंट्स हो रहे हैं, इन इवेंट्स को आप ग्रोथ में मेजर करते हो या डेवलपमेंट में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही आपको कंबाइन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ग्रोथ होगी, सेल डिवाइड होगा, न्यू टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी, तो वही उसके डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर समझ में आई बात। अगर ग्रोथ हो रही है तो वो प्लांट के अंदर डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट जो टिश्यूज हैं कि किस टिश्यू में किस टाइप का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। इनिशियली जो ग्रोथ आपको देखने को मिलता है वो आप प्राइमरी ग्रोथ के अंदर जाते हो, और सेकेंडरी ग्रोथ वो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम प्लांट प्राइमरी ग्रोथ के साथ साथ जो है सब कुछ प्लांट प्राइमरी ग्रोथ के साथ में प्लांट जो है सब कुछ अपना फ्रूट, सीड और सब कुछ फॉर्म कर सकता है। बट जैसे आप सेकेंडरी ग्रोथ पे आते हो वो आपको डाइकोट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, जिनके अंदर कैम्बियम फॉर्मेशन होती है, और फिर फर्दर जो है सेकेंडरी टिश्यूज की फॉर्मेशन, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है। आ जाओ अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ग्रोथ, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ये जनरल हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अपन बताते हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। फिर फर्दर प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट है जिनमें अनलिमिटेड ग्रोथ मिलती है, जैसे रूट टिप एंड शूट टिप, और लिमिटेड ग्रोथ फ्लावर, फ्रूट, सीड। फ्लावर, फ्रूट, सीड अगर आप बात करोगे, लीफ अगर बात करोगे, इनमें लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी, बट रूट टिप एंड शूट टिप के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इनकी ग्रोथ जो है वो सीज नहीं होती है। डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ग्रोथ हुई, टिश्यूज बने, फिर फर्दर किसी पर्टिकुलर लीफ का फॉर्मेशन हो गया। ग्रोथ हुई, सेल्स बना, टिश्यू बने, फिर फर्दर वेस्कुलर बंडल्स की फॉर्मेशन होगी। मतलब ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है कि सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, पर उसमें सेल्स के बाद डिवीजन से सेल बन रहा है, बट उसके बाद डिफरेंशिएशन से उसको आइडेंटिटी मिलेगी, और वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन कंसर्निंग टिश्यू आपको देखने को मिलेगा, और उस टाइम में अब उसके अंदर डिवीजन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा।
भाई आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई किसी के पास में आइडेंटिटी आ गई है तो वो अपनी डिवाइडिंग जो कैपेसिटी है उसको क्या कर देगा, लूज कर देगा। यही एक डिफरेंशिएटेड सेल में होता है, यही एक डी डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर होता है, और यही एक री डिफरेंशिएटेड सेल में होता है। जब डी डिफरेंशिएशन की अपने बात करते हैं तो उन सेल्स के पास में वो जो सेल्स होती हैं जो डी डिफरेंशिएशन से बनती हैं वो सेल्स के पास में आइडेंटिटी लूज हो जाती है और डिवाइडिंग कैपेसिटी वापस से आ जाती है। और जो अपने बोलते हैं रीडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ऑफ द रीडिफरेंशिएशन, उन सभी के अंदर वापस से आइडेंटिटी आ जाएगी और डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो वन बाय वन सभी को अच्छे से देखना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है स्किप कर जाते हैं, ये जो डायग्राम दिया बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया हुआ है। अगर आप देखें इस डायग्राम के अंदर एपिजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि एपिकोटाइल तो ग्रोथ नहीं करेगा बट हाइपोकोटाइल ग्रोथ करेगा, और हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर हाइपोकोटाइल तो ग्रोथ नहीं करेगा बट एपिकोटाइल ग्रोथ करेगा। उल्टा होता है, नाम इनका जो दिया हुआ है गड़बड़ मत करना, पेपर के अंदर ढंग से देख लेना। यहां पे इधर एपिजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल की ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ किसकी होती है, हाइपोकोटाइल की। और हाइपोकोटाइल की ग्रोथ की वजह से इधर देखो हाइपोकोटाइल की ग्रोथ की वजह से आपको पूरा कंप्लीट जो कोटिलिडोन्स है वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे। ये दिख रहे हैं दो ग्रीन कोटिलिडोन्स दिख रहे हैं, ये कोटिलिडोन्स आपको सरफेस से मिट्टी से बाहर निकल करके दिख जाएंगे कोटिलिडोन्स। और सेकंड नंबर हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, जिसमें एपिकोटाइल का ग्रोथ होता है, हाइपोकोटाइल का ग्रोथ नहीं होता। तो यहां पर आपको जो कोटिलिडोन्स है वो अंडर सॉइल ही देखने को मिलते हैं। अब जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे डायग्राम, उस डायग्राम को एक बार ऑब्जर्व करो। उस डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसके कोटिलिडोन्स है और कोटिलिडोन्स बाहर निकल करके आ रहे हैं। जब कोटिलिडोन्स बाहर निकल करके आ रहे हैं इट मींस इनके अंदर एपिजियल जर्मिनेशन है, जिसमें एपिकोटाइल तो ग्रोथ नहीं किया, वो तो रिड्यूस फॉर्म में आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, दिख रहा है एपिकल हुक एपिकोटाइल, वो तो ग्रोथ नहीं किया, उसी के साथ में आपको कोटिलिडोन देखने को मिल रहा है, बट हाइपोकोटाइल ने अच्छा ग्रोथ किया है। दैट्स वाई कोटिलिडोन सोइल से बाहर आ जाते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, दिस डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स द एपिजियल जर्मिनेशन ऑफ अ डाइकोट सीड। एपिजियल जर्मिनेशन डाइकोट सीड को ये डिफाइन कर रहा है। समझ में आया? व्हेन यू कैन आप इजीली कोटिलिडोन्स को देख सकते हो बाहर की तरफ निकले हुए, तो उस टाइप के जर्मिनेशन को बोलते हैं एपिजियल जर्मिनेशन, इन विच द एपिकोटाइल इज नॉट एपिकोटाइल इज ये बोल सकते हो कि एपिकोटाइल की जो ग्रोथ होती है एज कंपेरेटिवली विद रिस्पेक्ट टू द हाइपोकोटाइल बहुत कम होती है, एंड हाइपोकोटाइल की ग्रोथ अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये पूरा सीड कोट और जो कवर के साथ बाहर आ जाता है। दिख रहा है आपको, इसका सीड कोट और कवर के साथ कोटिलिडोन्स के साथ बाहर आ गया ये सीड। ऐसा होता है जनरली, अगर आप देखें तो काफ़ी सारे प्लांट्स के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। टैप रूट दिखने को मिल रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन मिल रहा है, मतलब डाइकोट के लिए है। फिर इसके बाद में सीड जर्मिनेशन दोनों तरह के मैंने बता दिए थे कि एपिकोटाइल और एपिजियल और हाइपोजियल क्या होगा, ये जो अभी डिफाइन करके आऊँ वही है। और इसमें दिख रहा है हाइपोकोटाइल की ग्रोथ अच्छी खासी, और इसमें आपको नहीं देखने को मिल रही है। फिर फर्दर आ जाइए, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज बी कैन बी डिफाइंड एज अ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज एज एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन ऑफ अ इंडिविजुअल सेल। यही पॉइंट मैंने लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी आपको बताए थे। ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दैट अकर्स एट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। उसी के भी यहाँ पे आप ग्रोथ देखने को मिलता है। एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज अ ग्रोथ, यस। हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ द वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? इम्बाइबेशन होता है, इसमें इम्बाइबेशन के थ्रू वो जो होता है फर्दर स्वेल अप हो जाता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। समझ में आई बात? वो क्या होता है इम्बाइबेशन? इम्बाइबेशन एक फिजिकल फिनोमिना है जिसके अंदर लकड़ी, दरवाजे वगैरह ये फूल जाते हैं सर्दियों के अंदर। क्यों? क्योंकि वो इम्बाइबेशन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो स्वेल अप होकर के आपको जितने भी ये विंडो वगैरह है वो फूली हुई दिखाई देती हैं। प्लांट ग्रोथ के अंदर क्या क्या आता है? जनरली इनडिटर्मिनेट होती हैं, ओपन होती है और अनलिमिटेड। रूट एंड शूट की अगर बात करें अनलिमिटेड, और लिमिटेड इन लीफ, फ्लावर, फ्रूट के अंदर लिमिटेड। ऐसा नहीं होता कि फ्लावर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। Type of growth, primary and secondary. Phases of growth, meristematic, elongation and maturation. Growth rate, arithmetic and geometric. Growth is measurable. और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, जिसके अंदर क्या क्या कंडीशंस रिक्वायरमेंट है। ये सारे पॉइंट्स हमें ग्रोथ के रिस्पेक्ट में पढ़ने हैं। किसके रिस्पेक्ट में? ग्रोथ। अब आ जाओ वन बाय वन इनके अंदर अपने जाते हैं इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जो पहला पैराग्राफ है ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं सामने।
characteristics of growth, plant growth is indeterminate. Why? Because of the plant is retain the capacity for the unlimited growth throughout of their life. चाहे वो certain reason में हो but होती है उनके पास में. That's why कैसी होती है? Indeterminate. The growth in the is the localized, restricted. Localized इसमें देखने को मिलती है कुछ एक ऐसे एरिया जहाँ पे restricted है. अब फ्रूट ग्रोथ नहीं करेगा तो नहीं करेगा. Restricted to the certain location, apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ वो तो किस वजह से रेस्ट्रिक्टेड है कि उनके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है, लिमिटेड है. और ये रेस्ट्रिक्टेड क्या है कि ऐसा नहीं कि प्लांट के अंदर जो भी आपने सेल देखा उसको अंदर ग्रोथ बता दोगे. रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन लोकेशन से यहाँ पे क्या सेंस दिया है कि जहाँ पे मेरिस्टेम मिलेगा वहां होगी. एपिकल पे हो, इंटरकैलरी पे हो या फिर लेटरल साइड में जहां मेरिस्टेम मिला वहां ग्रोथ होगी. कल का पेपर दिया था नमन, ठीक है. Plant growth is open. In this form of the growth, new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem. ये ओपन है, हर बार नई सेल्स इसके अंदर एंट्री होगी. लोकलाइज है, इनडिटर्मिनेट, लोकलाइज, ओपन. पूछ लेगा which one of the following is not a characteristics of plant growth? Indeterminate, localized, open. प्लांट ग्रोथ दो तरीके के, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी डाइकोट्स के अंदर होती है ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम एंड द लेटरल मेरिस्टेम जिसमें कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम आते हैं. ठीक है. ग्रोथ इज मेजरेबल एट अ सेलुलर लेवल. इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म डिफिकल्ट होता है. प्रोटोप्लाज्म कितना बड़ा माइक्रोमीटर मिलीमीटर में आप नहीं बता सकते, तो उसको आप इंक्रीज इन फ्रेश और ड्राई वेट, लेंथ, सरफेस एरिया, सेल नंबर, सेल साइज एंड वॉल्यूम एंड ग्रोथ इन डायमीटर, इनके बिहाफ पे आप डिफाइन कर सकते हो. क्योंकि ग्रोथ मेजरेबल है बट प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर. आप इतना इजीली उसको मेजर नहीं कर पाओगे. फिर लिख लीजिए आप. फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम की जब बात की जाती है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम ये लेंथ में ग्रोथ करवाएगा, वेस्कुलर कैम्बियम इसकी विड्थ में ग्रोथ करवाएगी. वहीं रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड वेस्कुलर कैम्बियम जो रूट में प्रेजेंट होगी वो इसकी विड्थ में और इसकी लेंथ में. शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज इन लेंथ रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब जो टिप पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट को इंक्रीज करने में, और वहीं वेस्कुलर कैम्बियम जो होगी वो इसके विड्थ को इंक्रीज करने में. और अगर कोर्क भी बन रही है, कोर कैम्बियम भी बन रही है, तो इट मींस वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम अगर कंप्लीट बन करके तो मतलब सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलता है. प्लांट कैसा होता जाएगा? वुडी होता जाएगा. वो तो जानते हो ना, वैसे तो वेस्कुलर कैम्बियम से ही बता पाओगे वुडी. सेकेंडरी जाइलम. नेक्स्ट इसके बाद में आ जाओ. फिर हम ग्रोथ इज मेजरेबल में चारों मैच द कॉलम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रख लेना. इसको स्किप मत करना किसी भी हालत में. नीट हिस्ट्री में अभी तक नहीं पूछोगे और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है. बहुत अच्छे खासा जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मैच द कॉलम, सेल साइज, इनको पता क्या करेगा? या तो मैच द कॉलम दे देगा या फिर बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड. ठीक है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. इन दोनों को ऊपर नीचे कर दिया. ठीक है, समझ में आया कैसा क्वेश्चन बन सकता है? मिसमैच्ड, करेक्टली मैच्ड या फिर मैच द कॉलम. यहाँ से ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. या फिर स्टेटमेंट में बोलेगा तो स्टेटमेंट तो एग्जैक्ट पूरी लिख करके देगा आपको कि सेल नंबर इन द मेज प्लांट इन पर आर इंक्रीज इन 17,500, या सेल साइज इंक्रीज 3,50,000 टाइम्स इन वाटरमेलन. लेंथ इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, लेंथ इंक्रीज को बताते हो. सरफेस एरिया फैलना किसका? लीफ का फैलना सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीज को बताते हो. तो ये पॉइंट्स हैं. ठीक है. फिर इसके बाद दिया हुआ फेजेस ऑफ ग्रोथ. क्या दिया है? फेजेस ऑफ ग्रोथ. फेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर 3 तरह की फेज होती है. एक होती है मेरिस्टेमेटिक, एक होती है इलोंगेशन और थर्ड क्या होती है? मैच्योरेशन. मेरिस्टेमेटिक फेज की जो सेल्स होती हैं उनमें लगातार सेल डिवीजन चलेगा, उसके ऊपर रूट कैप मिलता है. इन सेल्स के अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, सेंट्रल जो लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, थिन सेल लॉजिक होती है, इलास्टिक और प्लाज्मोडेस्मिनल कनेक्शन अच्छे खासे होंगे. वैक्यूल्स कैसी होंगी? छोटी होंगी. जैसे ही इलोंगेशन में जाओगे वैक्यूल्स के प्रेशर की वजह से इलोंगेट होना स्टार्ट होते हैं और सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है. सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन, इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन, सेल एनलार्जमेंट और इनिशिएशन ऑफ द डिपोजिशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है. फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये G1 स्टेज में है. फिर ये G0 में मैच्योर होकर के सेल क्या हो गई? फिक्स हो गई. मैच्योरेशन फेज में पेरिफेरल न्यूक्लियस होगा, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल मिलेंगी, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगा, फुल्ली मैच्योर इन टर्म्स ऑफ द डिपोजिशन एंड द वैक्यूलाइजेशन. रूट हेयर की फॉर्मेशन यहीं से होती है, इस जोन से. एक चीज रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है इथाइलिन. रूट हेयर फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? इथाइलिन.
इथाइलिन में दिया हुआ है कि ये उसका फंक्शन है, वो वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाता है, तो इथाइलिन हेल्प करता है इसके अंदर। फिर आ जाइए इसके बाद, ये पता होना चाहिए एपिकोटाइल, प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल। क्लास 12 के बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर प्रॉपरली एक लाइन लिखी हुई है, इसके ऊपर जो होता है और इसके ऊपर एक होलो जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कवरिंग के लिए, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए स्पेसिफिकली क्या है। मोनोकोट्स के अंदर जो दिया हुआ है एक शीट, मेम्ब्रेनस शीट का बनना, ठीक है, तो और कोलियोपटाइल, कोलियोराइजा के बारे में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। फिर आ जाओ इसके बाद में ग्रोथ, अर्थमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर तो क्या है, डिवाइडिंग सेल डिफरेंशिएट, एक सेल तो डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाएगी और दूसरी सेल डिवाइडेशन में जाएगी, मतलब दो सेल बनेंगी जिसमें से एक डिवाइडेशन स्टॉप कर देगी और दूसरा लगातार डिवाइड करेगी, फिर इससे दो बनेंगी तो एक डिवाइडेशन स्टॉप करेगी और दूसरी लगातार डिवाइड करेगी। रूट टिप एंड द शूट टिप, एक्टिविटी ऑफ द वेस्कुलर एंड द कोर कैम्बियम में ऐसा देखने को मिलता है। सेल नंबर इंक्रीज 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज होंगे, एक्सपोनेंशियली नहीं होंगे। एक से दो बनी, एक रिजर्व रह गई, दूसरी डिवाइड कर रही है, फिर दो से फिर आगे दो बने, मतलब सेकंड जो डिवाइड करेगी तो तीन सेल बनेंगी जिनमें दो रिजर्व हो गई और एक आगे डिवाइड कर रही है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज देखने को मिलेगा। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस का आर टी इंट्रिंसिक रेट के अकॉर्डिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम से आप बता सकते हो। यहां पर डिवाइडिंग सेल्स जो होगी वो कंटिन्यू डिवाइड करेंगी दोनों की दोनों। एन एग्जांपल, एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, बहुत स्पीड अप डिवाइडेशन देखने को मिलता है। एम्ब्रियो में तो दोनों ही होते हैं, ठीक है। an isolated somatic cell shifted to in a culture medium, bacteria in the culture medium and the in the natural condition, इन सभी के अंदर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटी, वो सीजनल एक्टिविटी में एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, जैसे फ्रूट बनना एकदम से बनता है, समझ में आई बात। सीजनल एक्टिविटी हमेशा किस में जाती है, एक्सपोनेंशियल वाले में जाती है। सेल नंबर इंक्रीज होता है 1 2 4 8 16 32 मल्टीप्लिकेशन में होगा। क्यों होगा, रीजन क्या है उसका, ये देखो, ये दोनों ग्रोथ रेट, एक सेल से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से प्लांट बना, एक ग्रोथ जो जिसके अंदर आपको कहां पे एक दिख रहा है वाई इंटरसेप्ट पे मैंने कट लगाया, ये इनिशियल ग्रोथ थी, उसके बाद में फिक्स टाइम में फिक्स ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, यहाँ पे जो आर है वो जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, और टी किसको डिफाइन कर रहा है, टाइम को। ऑलरेडी नीट एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है इस पे, ई बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, ई बेस तो जानते ही हैं, और इस पे ई को पूछा हुआ है सिर्फ जनरल कि इसको बोलते क्या हैं, और यही था बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम वाला। और वही है कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितना ग्रोथ होगा। पहले आपको हम बोल दें कि 2 सेंटीमीटर है और 1 घंटे के अंदर 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है, तो 6 घंटे बाद कितनी हो जाएगी, 2 पहले से थी, 6 घंटे में 1 सेंटीमीटर अगर ईच आवर के अंदर इंक्रीज हो रही है तो टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इधर दूसरी वाला जो साइड है यहाँ पर WT इज इक्वल टू फाइनल नंबर, वेट, हाइट और साइज ऑफ अ प्लांट टिश्यू आप बोल सकते हो, या फिर वहां के सेल्स के नंबर के बारे में। W नोट इज द इनिशियल साइज, E बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, R ग्रोथ रेट और T टाइम को डिफाइन कर रहा है। स्टार्टिंग के अंदर जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, लैग, फिर लॉग, और लास्ट में कैसी हो जाएगी, सैचुरेशन। लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई ग्रोथ को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। भाई एक लिमिटेड जो होगा वही स्लो डाउन करेगा। 12th के अंदर आपका लॉजिस्टिक कर्व और एक दो कर्व है ना, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक, दो दिए हुए आपको, एक जे शेप और एक आपको एस शेप, दोनों के बारे में पता होना चाहिए, वही सेम पैटर्न नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद में ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव। एब्सोल्यूट ग्रोथ जो एक्चुअल में हुई है, पहले 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर और इंक्रीज हो गया, वो एब्सोल्यूट ग्रोथ है कि 5 सेंटीमीटर है। पहले कोई अगर 10 सेंटीमीटर का था या 50 सेंटीमीटर का था, उसमें अगर 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है, चाहे 5 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो, चाहे 50 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो, बोथ आर शोइंग द एब्सोल्यूट ग्रोथ इज ओनली 5 सेंटीमीटर। बट रिलेटिव की बात करोगे, पहले अगर 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर और इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 10, तो आप बोलोगे 100% इंक्रीज। पहले अगर 50 था और 5 इंक्रीज हो गया तो आप क्या बोलोगे, 10% इंक्रीज। मैं सिर्फ सेंटीमीटर मैंने बोला, मैं लेंथ की बात कर रहा हूं। सेंटीमीटर स्क्वायर बोलता तो क्या बोलता, एरिया। तो वहीं आपकी जो एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने कि अगर कंपैरेटिवली आप अगर उसके इनिशियल स्टेज से अगर कंपैरिजन करोगे तो आप डिफाइन कर पाओगे उसके अंदर रिलेटिव ग्रोथ। इधर देखना, ये लीफ के अंदर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इस लीफ में भी 5 सेंटीमीटर सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। एक्चुअल में जो इनकी एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, बट द रिलेटिव ग्रोथ इनिशियल क्या था और फाइनल क्या है, इनिशियल क्या था और फाइनल क्या है,
रिलेटिव ग्रोथ कैसे निकालते हैं? रिलेटिव ग्रोथ फाइनल साइज ऑफ आफ्टर ग्रोथ एंड द इनिशियल साइज बिफोर ग्रोथ। फाइनल साइज पहले वाले में कितना है 10 और इनिशियल क्या था 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100% ग्रोथ मिल रही है। और वहां पर फाइनल साइज 55, इनिशियल साइज कितना है 50, तो 5 डिवाइडेड बाय 50 तो 1/10 और फिर 10 100/10 कितना हो जाएगा 10। तो दोनों पता होने चाहिए। लीफ ए जो है आपको देखने को मिल रहा है फाइनल साइज 10 सेंटीमीटर है, इनिशियल 5 है, और इनिशियल 5 आपको देखने को मिला तो आपको 100% ग्रोथ देखने को मिली। बट लीफ बी के अंदर कितनी आई 10%। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ का एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट अब आ जाइए इसके बाद ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ हमने देखा। फिर कंडीशंस ऑफ ग्रोथ के अंदर, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑक्सीजन चाहिए, मेटाबॉलिक एनर्जी ईटीएस, लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है, न्यूट्रिएंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिएंट के अंदर माइक्रो एंड मैक्रो, जिंक, मैग्नीशियम, काफी सारे आइटम, पोटेशियम टर्जिडिटी ऑफ द सेल को बनाता है, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। तो काफी सारे न्यूट्रिएंट चाहिए जिनके अंदर अपने ये बोलते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। इधर वाटर मीडियम की तरह, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि व्हाई द वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द व्हाई वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स हेल्प्स इन द एक्सटेंशन ग्रोथ, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सेल साइज का इंक्रीज होना, फोटोसिंथेसिस, इन सभी के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। कि वाटर रिक्वायरमेंट क्यों है, इनमें से कितने कारण है बता दो। लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कंडीशन है ग्रोथ के अंदर लिख करके दिया। टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे वर्किंग देखने को मिलती है, ऑप्टिमम पे बेस्ट ग्रोथ होगी। एनवायरमेंटल सिग्नल, लाइट एंड ग्रेविटी, शूट ग्रोथ एंड रूट ग्रोथ, और दोनों के लिए पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म आप बता सकते हो रूट एंड शूट के लिए। ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ग्रेविटी हो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इसको मतलब ये कि मेजर ग्रोथ कंडीशंस के अंदर नहीं रखा हुआ है, ये ध्यान रखना। लास्ट लाइन पढ़ो ग्रेविटी वाली, लास्ट लाइन ग्रेविटी वाली क्या लिख करके दी है कंडीशंस ऑफ ग्रोथ के अंदर, पेज नंबर 244 लास्ट लाइन, पेज नंबर 244 ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर जो लास्ट लाइन लिख करके आपको दिया हुआ है ना, मैं रीड कर रहा हूँ, इधर देखो ये लिख करके दिया हुआ इधर कि environmental signals such as the light and the gravity also affect the certain phases or stages of growth, not all stages and the phases of the growth। ध्यान रखना, कुछ ही स्टेजेस को, बाकी सभी तो सारी स्टेज को करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए, सब कुछ, बट लाइट एंड ग्रेविटी स्पेसिफिकली लिख रहा है लास्ट के अंदर, तो गड़बड़ मत करना, इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको खास अंडरलाइन कर लेना। रीजन पता चल जाएगा जब पेपर में सामने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कल परसों होगा, नीट की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर इसके बाद में आ जाइए, इसके बाद आपको दिया हुआ है जनरल पॉइंट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का बनना डिफरेंशिएशन, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये सभी से रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, उसके अंदर आपको एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कंजक्टिव टिश्यू, मेडुलरी रेज, प्राइमरी मेडुलरी रेज, pith, primary xylem and primary phloem, all are the primary permanent tissue which is the product of a differentiation। ठीक है, अब इसमें दोबारा से जब डिवाइडिंग कैपेसिटी आ जाएगी, अभी तो लूज हो चुकी है, आइडेंटिटी है, डिवाइडिंग कैपेसिटी दोबारा से आएगी तो इनको क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। व्हेन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू regain the dividing capacity, this process is known as de-differentiation, and after the de-differentiation core cambium, vascular cambium या फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है। इन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से जब ये बनते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, सेकेंडरी लेटरल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी। आप बोलो, आपसे कोई पूछे प्रोडक्ट ऑफ द डी डिफरेंशिएशन, ये तीनों है। फिर ये दोबारा से इनके पास अब डिवाइडिंग कैपेसिटी है बट आइडेंटिटी नहीं है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। कैम्बियम वाली सेल्स कैसी हैं, मेरिस्टेमेटिक। फिर से ये दोबारा से जब डिवाइड करेंगी तो ये सभी सेकेंडरी मेरिस्टेम को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये सभी सेकेंडरी मेरिस्टेम को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से डिवाइडेशन के बाद में नंबर ऑफ सेल्स बनाता है जिनके पास में आइडेंटिटी आती है, इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, आपसे कोई पूछे प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कोर्क, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम।
प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन, तो प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन ये सारे आ जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और सिंपल है। और इसके बाद का जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओपन क्लोज वाला, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ के अंदर। अब आ जाओ डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ही डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। जितनी भी स्टेज है स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, सीड से लेकर के प्लांट बनने तक के जितने भी चेंजेस है ड्यूरिंग अ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट इज कंसिडर्ड अंडर द डेवलपमेंट विच इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, जर्मिनेशन होना, वेजिटेटिव ग्रोथ आना, रिप्रोडक्टिव पीरियड आना, सेनिसेंस आना, उसके बाद डेथ, ये सारी किसमें आती हैं? डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आती हैं। अब रेगुलेशन ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर से अगर रेगुलेट हो तो आप क्या बोलोगे? डोरमेंसी, कुछ टाइम के लिए सीड ग्रोथ नहीं हो। अगर रेगुलेशन बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर, उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्यूसेंस, क्या सुप्ति, इसको हिंदी में प्रसुप्ति और इसको सुप्ति बोलते हैं। डोरमेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम क्यूसेंस। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल, मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर नहीं है तो फिर नहीं ग्रोथ किया, मैं बोल रहा हूँ बाहर पानी नहीं है तो नहीं ग्रोथ किया, और मैं बोल रहा हूँ डोरमेंसी, इंटरनल सेल के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको किसी हार्मोन ने रोक करके बैठा है या फिर कोई उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसको रोक करके बैठा है, तो वो डोरमेंसी में जाते हैं। तो दैट्स व्हाई डेवलपमेंट, इधर देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, समझ में आ जाना चाहिए। दो तरह के फैक्टर, एक एक्सट्रिंजिक और एक इंट्रिंजिक। इंट्रिंजिक में भी दो, इंटरनल फैक्टर इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जीन आ जाएगा और इंटरसेलुलर में पीजीआर बनते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। एक्सट्रिंजिक में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ये सब अपने पढ़ते हैं। डेवलपमेंट के अंदर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सिन इज अ इंटरसेलुलर इंट्रिंजिक फैक्टर। इंटरसेलुलर इंट्रिंजिक फैक्टर, आपसे कोई पूछे जेनेटिक मेकअप और जीन, इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर। आपसे कोई पूछे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो इनमें क्लियरली पता होना चाहिए कौन से इंट्रिंसिक, कौन से कहाँ पे है। फिर इसके बाद आ जाइए पीजीआर की, अगर अपने बात करें उससे पहले मेरिस्मेटिक सेल में ग्रोथ से प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, डिफरेंशिएशन होगा, मैच्योर सेल, सेनिसेंस आएगा, सेल डेथ होगा। वहीं इसके अंदर जो प्लाज्मेटिक ग्रोथ से डिफरेंशिएशन जब होगा तो इलोंगेशन, मैच्योरेशन और मैच्योर सेल की फॉर्मेशन होती है। और यही सेल दोबारा अगर मैच्योर नहीं और डिवाइडेशन में चली जाए तो सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूशन के अंदर रहता है। ये वाला जो पार्ट है ये आप मेरिस्मेटिक जोन के बारे में बोल सकते हो, ये फिर आगे इलोंगेशन और लास्ट में मैच्योरेशन जोन के बारे में बोल सकते हो। जनरल डेवलपमेंट की फेजेस बताई हैं। ये डायग्राम नीट हिस्ट्री में नहीं आया, ABCD लिख करके दे देगा, बता दो क्या है, समझ में आई बात? बता दो क्या है ये। जनरल यहाँ पे आपको ABCD दिया है NCERT ने बना करके इसको, और नीट हिस्ट्री में आज तक नहीं पूछा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट एंड फाइनल पॉइंट, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब पैटर्न, कि भाई एक तो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आ जाए या फिर एक डेवलपमेंट का इम्पैक्ट आ जाए। भाई एक को मैं बाहर एनवायरनमेंट डिफरेंट प्रोवाइड करूं तो डिफरेंट आपको डेवलपमेंट देखने को मिले, एक उसके इंटरनल खुद ही मतलब जो उसका डेवलपमेंट पैटर्न है मतलब उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि एक फिश का एम्ब्रियो और एक एम्फीबियन का एम्ब्रियो, दोनों का इनिशियल फेज तो सेम दिखती है, पर डेवलपमेंट पैटर्न आने के बाद दोनों अलग अलग एडल्ट में अलग अलग दिखने लग जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि खुद पे डिपेंडेंसी वो खुद के डेवलपमेंटल हेटेरोफिली के अंदर जाता है, और एक एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंसी तो एनवायरमेंटल हेटेरोफिली पे जाता है। ये तो प्लांट्स के रिस्पेक्ट में, एनिमल्स के रिस्पेक्ट में तो सेक्स डिटर्मिनेशन, टेम्परेचर कम है ज़्यादा है तो रेप्टाइल्स इन सभी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। जनरल अगर अपने देखें तो एनवायरनमेंट का इंपैक्ट आना, यहाँ पे डेवलपमेंट पे अगर मान लीजिए द एबिलिटी टू चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल और द एक्सटर्नल स्टिमुलाइट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, कि खुद का अपने नॉर्मल से एक मैच्योर स्टेज के अंदर जाना किसी बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से या खुद के इंटरनल फैक्टर की वजह से चेंज हो सकता है। दिस इज नोन एज प्लास्टिसिटी। ये दो तरीके की होती है, क्या कि जुवेनाइल से एडल्ट स्टेज में जाना खुद का इंटरनल अपने आप डेवलपमेंट है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। लीफ पहले ऐसी दिखती थी और एडल्ट स्टेज में ऐसी दिख रही है। वहीं एनवायरमेंटल हेटेरोफिली, एयर के अंदर आपको लीफ डिफरेंट देखने को मिल रहा है और प्लांट अंडर वाटर आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ये एडेप्टेशंस आ गए हैं इसमें, पता चल रहा है ये क्यों? क्योंकि पानी के अंदर आपको लीफ का डेवलपमेंट डिफरेंट देखने को मिल रहा है और पानी के बाहर डिफरेंट, और इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल हेटेरोफिली। एग्जांपल क्या है? बटर कप, रेननकुलस। गड़बड़ मत करना, ये दिख रहा है कोको कोला, कोरिएंडर, कॉटन और लार्क्स पर। ये ऐसे क्वेश्चन गलत करते हो आप लोग,
तो जनरल बता दिए, इन तीनों से याद रख सकते हो आप इसको। डेवलपमेंटल के अंदर आता है डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ अ ग्रोथ एज वेल एज रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट और द इंटरनल फैक्टर्स। एग्जैक्ट अगर आप देखो जनरल लैंग्वेज के अंदर, साइंटिफिक लैंग्वेज में देखोगे तो ये, और जनरल लैंग्वेज के अंदर एनवायरमेंट हो या फिर इंटरनल फैक्टर की वजह से आने वाले चेंज। क्लियर। फिर इसके बाद में आ जाइए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। दो तरीके के होते हैं, एक वो जो प्लांट ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, एक वो जो प्लांट ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। जो प्रोमोटर्स होते हैं और जो इनिबिटर्स होते हैं, देखो इनिबिटर भी बेनिफिशियल है। मैं बोल रहा हूँ कि एक प्लांट इनिबिटर बेनिफिशियल मतलब एक सीड है, उसको अगर डोरमेंसी नहीं आई तो वो तो भाई हाथों जर्मिनेट करना पड़ जाएगा उसको, तो वो भी अपने लिए बेनिफिशियल है। चाहे प्रोमोटर एक्टिविटी हो चाहे इनिबिटर एक्टिविटी हो, बोथ आर बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स और अदर एनिमल्स। उनके लिए, दोनों के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। इनिबिटर का मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं बोल रहा हूँ कि फ्रूट लग गया, लीफ ने अपना पूरा लाइफ साइकिल अच्छा सा कर लिया, उसके बाद भी लीफ लगी रहे और उसको पानी पिलाते रहो, तो क्या सेंस है? उसका एब्सेशन जरूरी है ताकि बचे हुए मिनरल्स जो बाकियों को मिल जाए। तो आप इनिबिशन एक्टिविटी भी बेनिफिशियल होती है प्लांट के लिए। पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखना। अब इसमें इवेंट्स क्या क्या आते हैं? अगर मैं प्रोमोटर की बात करूं तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आता है। इनिबिटर की बात करूं तो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। बट क्लियरली अगर आप देखें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एसएसएम से याद रख लेना, सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ द डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, पहली लाइन। इनका फर्स्ट मैच द कॉलम इनके डेरिवेटिव्स किससे बने होते हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इंडोल कंपाउंड होता है, ट्रिप्टोफैन से बनता है। जिब्रेलिन की बात करोगे तो टर्पिन से बनता है। साइटोकाइनिन N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, याद है एनसीईआरटी दिए हुए हैं ये सब। और इथाइलिन जो होता है मिथ्योनिन से, ये नहीं दिया हुआ, गैसियस हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड कैरोटिनॉइड से बनता है। क्लियर। अब इनके जो फाइटो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन में नेचुरल में इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, सिंथेटिक में नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4-D, बोथ आर एसिडिक। और नाइट्रोजिनस बेस तो होते ही बेस हैं। फिर उसके बाद में वापस कैसे हैं? एसिडिक। इथाइलिन पहले दो एसिडिक, लास्ट वाले दो एसिडिक, बीच वाला कैसा है? बेसिक। जनरल अगर बात की जाए कि जिब्रेलिक एसिड कैसा होता है? एसिडिक। साइटोकाइनिन बेसिक, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड दोनों कैसे हैं? फिर से एसिडिक बेसिक भी पता होना चाहिए आप लोगों को। अब आ जाओ जो जिब्रेलिक एसिड है, हंड्रेड्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड अभी डिस्कवर किए गए हैं। हम जो बात करते हैं GH3 जो स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं, और साइटोकाइनिन एडेनिन डेरिवेटिव, इसका जियाटिन है जो मेज से नेचुरल होता है, कॉर्न कर्नेल और कोकोनट मिल्क के अंदर, और DNA। और काइनेटिक जो होता है वो कैसा होता है? एज कंपेरेटिवली सिंथेटिक। जो जियाटिन है वो कैसा है? नेचुरल साइटोकाइनिन की कैटेगरी के अंदर आता है। जियाटिन, जिया में से याद रखना, मक्का, उससे याद रह जाएगा। इथाइलिन मिथ्योनिन है, और मोर इनिबिटर एक्टिविटी होती है, लेस प्रोमोटर एक्टिविटी होती है। इस वजह से इसको उठा के कहाँ रख दिया? इनिबिटर्स में। अब इनकी एक्टिविटी क्या क्या है? प्रोमोटर एक्टिविटी तीनों की, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, एनलार्जमेंट ऑफ द सेल, पैटर्न फॉर्मेशन करवाना, रूटिंग, शूटिंग फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, लीफ फॉर्मेशन, बड फॉर्मेशन एक्सेट्रा। ये सभी तो ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज हैं प्लांट में। इनिबिशन के अंदर जो है इन स्ट्रेस कंडीशन, डोरमेंसी, पानी नहीं अवेलेबल है तो डोरमेंट करके रख देना। इनिबिशन ऑफ द सीड जर्मिनेशन, फेवरेबल कंडीशन अगर नहीं है तो स्टोमेटा को क्लोज करवाना ताकि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस नहीं हो। तो एक जो चैलेंज एनवायरनमेंट आएगा उसके अंदर खुद को, प्लांट को एडेप्ट करवा पाना। तो ये इन हार्मोन्स की वजह से, मैंने क्या बोला, दोनों ही एक्टिविटी कैसी होती है? बेनिफिशियल होती है प्लांट के लिए। ऐसा नहीं है कि इनिबिशन करवाया तो बेनिफिशियल नहीं, वो इनिबिशन भी बेनिफिशियल है। पानी नहीं है तो स्ट्रेस कंडीशन और ट्रांसपिरेशन से पानी उड़ा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। स्ट्रेस कंडीशन के अंदर स्टोमेटा को बंद कर दो, कौन करवाएगा? ऑक्सीजन या जिब्रेलिन? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, गड़बड़ मत करना भाई। अब इतना चीजें बताने के बाद अब एक चीज गायब हुई है यहाँ से मिड के अंदर, बाकी तो सेम ही है। साइट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, ऑक्सीजन ग्रोइंग शूट एपिसिस के अंदर होता है और काम जाके करता है रूट पे। बनता शूट एपिकल पे है, काम जाके करता है रूट एपिकल पे। जिब्रेलिन फंजाई एंड हायर प्लांट्स के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। मेनली इसको फंगस से निकाला गया था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, याद है? और जनरल आपको किसमें देखने को मिलेगा? सीड में जिब्रेलिक एसिड अच्छा खासा होता है। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना जिब्रेलिक एसिड के हाथ में होता है। ये क्या करता है? स्टोर्ड फूड को मोबिलाइज करवा देता है। स्टोर्ड फूड को मोबिलाइज करवाना न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन से डिफरेंट है, वो साइटोकाइनिन का काम है। वो एक सीड में नहीं, वो प्लांट में है। ठीक है।
साइटोकाइनिन रैपिड सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, नीट हिस्ट्री में नहीं पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। रूट एपिसिस डेवलपिंग शूट बड और यंग फ्रूट्स के अंदर आपको साइटोकाइनिन, यंग फ्रूट से याद आएगा इथाइलिन, साइटोकाइनिन बनता है, ध्यान रखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइटोकाइनेसिस हो। राइपेंड फ्रूट के अंदर इथाइलिन मिल जाएगा। टिश्यू अंडरगोइंग द सेनेसेंस, जो जीर्णता की तरफ बूढ़े हो रहे हैं जो टिश्यू, उनके अंदर आपको इथाइलिन मिल जाएगा। एंड एब्सिसिक एसिड सीड के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसकी तीनों फॉर्म डॉर्मिन, एब्सेशन सेकंड और इनिबिन बी, याद रखने का तरीका बताया था। ए के साथ में यहाँ पे बी नहीं है और इसी वजह से ए के साथ में आप लिखोगे सेकंड और इनिबिशन के साथ में क्या लिखोगे, बी। क्लियर। फिर आ जाओ इसके साथ नेक्स्ट हम जो इसमें पढ़ते हैं वो है अरे भाई नेक्स्ट जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं वो क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन के अंदर ऑक्सिन की डिस्कवरी बाय चांस, जितने भी है सभी की डिस्कवरी बाय चांस हुई है। इसका मीनिंग क्या होता है, टू ग्रो। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने इनको देखा, कौन सी घास, कैनरी घास। और इसके अंदर सबसे पहले देखा कि शूट टिप जो होती है वो लाइट की वजह से उसकी तरफ बेंड करती है। जब टिप को कट कर दिया, कोलियोपेटाइल टिप को जब कट किया गया तो वो बेंड नहीं हुआ। इट मींस कोई ऐसा सब्सटेंस इसके अंदर बनता है जो इसकी बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर क्या किया, इसको अगर आप ब्लैक पेपर से कवर करते हो तो भी बेंडिंग देखने को नहीं मिली। फिर आपने क्या किया, इसके टिप को छोड़ करके उससे नीचे की तरफ आपने ब्लैक पेपर लगाया तो बेंडिंग देखने को मिली। इट मींस हमें पता चला कि जो सब्सटेंस बन रहा है वो टिप पे ही बन रहा है। ठीक है। फिर इसको मतलब क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है वो किसने किया, एफ.डब्ल्यू. वेंड ने। फर्स्ट आइसोलेट ऑक्सिन फ्रॉम द ओट सीडलिंग, एविना कर्वेचर टेस्ट इसको बोलते हैं, जहाँ पे जो जस्ट बिफोर द कोलियोपेटाइल टिप जो देखने को मिलता है, इससे थोड़ा सा नीचे कट लगा करके अगार अगार का एक पीस लगा दिया। अब जितने टाइम तक आप अगार अगार को इसमें रखोगे उतना ज़्यादा वो सब्सटेंस बन करके उसमें एब्जॉर्ब होता जाएगा। आपने ए बी सी डी 4 कंडीशन दी, चारों कंडीशन में बेंडिंग दिख रहा है आपको। ज़्यादा टाइम तक अगर आपने रखा तो ज़्यादा आपको इसके अंदर एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, किसका, उस सब्सटेंस का जो यहाँ पे बन रहा था जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही थी। आपने क्या किया, अवीना कर्वेचर टेस्ट के अंदर ओट सेडलिंग के कोलियोपेटाइल को यहाँ से कट कर करके इसके बीच में आपने क्या रख दिया, अगार अगार रख दिया। अब जो सब्सटेंस बना वो मूव जब करेगा तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपने 1 घंटे तक रखा, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक। फिर आपने इस पीस को निकाल करके एक कोलियोपेटाइल टिप को कट करके उनके ऊपर वो पीस रख दिए। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग कहाँ मिलेगी, जहाँ 4 घंटे तक रखा था। सबसे कम बेंडिंग, तो उससे अवीना कर्वेचर टेस्ट, एक कर्वेचर आपको मिलेगा कि जितने क्वांटिटी उसी में ज्यादा होगी जिसमें ज्यादा टाइम तक आपने रखा था। तो एब्जॉर्ब केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस बाय कोलियोपेटाइल टिप, और बेंडिंग सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगी, जहां पर सबसे ज्यादा टाइम तक आपने उस अगार अगार के अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए उसको रखा। क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सिन के अंदर फिर आ जाइए कि ऑक्सिन करता क्या क्या है। शूट एपिसिस के अंदर ग्रो होता है, माइग्रेट टू द ग्रोइंग रीजन फॉर द रेगुलेशन। रूट पे, रूट इनिशिएशन इन द स्टेम कटिंग, रूटिंग के अंदर काम आता है, एडवेंटिशियस रूट बनाने में। एपिकल डोमिनेंस जो एपिकल साइड की बर्ड्स हैं उनको ग्रोथ करवाता है। प्लस डीकैपिटेशन, एपिकल डोमिनेंस में अगर आप अपर से इसको कट कर देते हो, जैसे टी प्लांटेशन के अंदर अपर साइड से कट कर दोगे तो आपको ग्रोथ ऑफ द लिटिल बर्ड एंड ब्रांचेस देखने को मिलती है। हैज मेकिंग के अंदर, टी प्लांटेशन के अंदर। एनसीईआरटी के डायग्राम को ढंग से देखोगे तो टी प्लांटेशन को ऊपर से टिप कट किया तो बाकी सभी के अंदर एक्सिलरी बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई। टर्मिनल के अलावा ढंग से डायग्राम को देखो, उनको जो डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम में एक थोड़ा सा इलेबोरेट कर करके, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिया हुआ, उसको आपने कट किया तो साइड वालों में कट में जो एक्सियल वाली है वो ग्रोथ करना स्टार्ट की। बहुत ढंग से डायग्राम दिया हुआ है ये टी प्लांटेशन वाला। फिर यंगर एंड ओल्डर जो फ्रूट्स और लीव्स होती हैं उनको तो प्रिवेंट करता है गिरने से बचाने के लिए, और जो ओल्डर होती है उनको गिराता है ऑक्सिन। वहीं पार्थेनोकार्पिक सीडलेस फ्रूट बनाने के काम में आता है, पार्थेनोकार्पिक इंड्यूस करता है। एग्जाम्पल क्या है, टोमेटो। पाइनएप्पल, अगर फ्लावरिंग की बात करें तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवाता है। जाइलम सेल को डिफरेंशिएट, जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन, जाइलम सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन के अंदर ये हेल्प करता है ऑक्सिन। इट मीन्स ऑक्सिन आपको इनिशियल फेज में जब रूट का हाइपोकोटाइल और रेडिकल बन रहा होगा उस समय काम में आएगा। जाइलम डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रहा है, रूटिंग में हेल्प कर रहा है, दिख रहा है आपको, उस समय काम में आएगा ना। उसके अलावा जितने भी डाइकोट वीड है उनको क्या करता है, ये हटाता है। 2,4-D स्पेसिफिकली एनसीईआरटी ने दिया है, और वीड फ्री लॉन बनाने के लिए फार्मर्स इसको यूज करते हैं। ठीक है, गार्डनर्स इसको यूज करते हैं। ठीक है, फार्मर्स तो घास वो लगा के करेंगे भी क्या। इधर
जिब्रेलिक एसिड, जब ई कुरोसावा ने इसको डिस्कवर किया था, बेकेनी डिजीज बोला जाता है। नॉर्मल जब सीडलिंग देखा गया राइस प्लांट के अंदर, कुछ एक प्लांट की ग्रोथ अनयूजुअल थी, उन अनयूजुअल प्लांट वाले ग्रोथ जिनकी थी उनको निकाला गया और देखा गया तो पता चला इनके अंदर एक फंगस का इन्फेक्शन था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उससे इनके अंदर अनयूजुअल ग्रोथ देखने को मिली। जब वहाँ से सब्सटेंस को निकाला गया तो उस स्टेराइल फिल्ट्रेट को उठा करके न्यू प्लांट पे जब अप्लाई किया गया तो उसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज हुआ। इट मींस उस फंगस से ही कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो उसके अंदर अनयूजुअल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने 1000 प्लांट लगाए, उसमें से 30-40 प्लांट्स की हाइट अनयूजुअल ग्रोथ हुई। जब देखा तो उनको इन्फेक्शन था, फिर वहां से स्टेराइल फिल्ट्रेट निकाल करके उसको किसी दूसरे प्लांट पे अप्लाई किया उस फिल्ट्रेट को, तो वहां भी ग्रोथ देखने को मिली। इट मींस उसके अंदर ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ग्रोथ हुई। फाइनली जब हमें पता चला फंगस एंड हायर प्लांट्स के अंदर जिब्रेलिक एसिड देखने को जो मिलता है, वो उस जो सब्सटेंस स्टेराइल फिल्ट्रेट में था वो जिब्रेलिक एसिड की तरह डिस्कवर हुआ। और सीड के अंदर जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है सीड जर्मिनेशन के टाइम में, वो जिब्रेलिक एसिड की वजह से देखने को मिलता है। इसी वजह से जो माल्टिंग प्रोसेस है, मतलब जो फूड यहाँ पे स्टोर्ड है उसके मोबिलाइजेशन की अपने बात कर रहे हैं, स्टोर्ड फूड के मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जिब्रेलिक एसिड। इसी वजह से माल्टिंग प्रोसेस जो ब्रूइंग इंडस्ट्री है उसके अंदर सीड जिनसे फर्मेंटेशन करवाना होता है पहले उस पर जिब्रेलिक एसिड छिड़क देते हैं। जिब्रेलिक एसिड छिड़का तो इसके अंदर ये जो एल्यूरोन लेयर डिसॉल्व होकर के अल्फा एमाइलेज एक्टिवेट होगा। अल्फा एमाइलेज इसके स्टोर्ड फूड को डिग्रेड कर करके डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा, तो सीड जर्मिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। और सीड जर्मिनेशन जब ये मोबिलाइज हो जाएगा जो तो और आपने एनारोबिक एनवायरनमेंट डेवलप किया तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी। तो माल्टिंग प्रोसेस के अंदर जिब्रेलिक एसिड को यूज किया जाता है। ठीक, समझ में आया? और जिब्रेलिक एसिड प्लस ABA जो एब्सिसिक एसिड है, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड द डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट एंड डोरमेंसी ऑफ द सीड। सीड जर्मिनेशन को एब्सिसिक एसिड होने नहीं देता है। समझ में आई बात? उसका एंटागोनिस्ट कौन है? जिब्रेलिक एसिड। क्लियर? और ये जो सीड है ये तो पता चल गया होगा किसका है, बाजरे का है या फिर इधर पहला काम दिख रहा है ऊपर, क्या रूट में कुछ काम करता है? नहीं। स्टेम में इंटरनोड इलोंगेशन, आप स्पेसिफिकली देखें तो इंटरनोड इलोंगेशन शुगर कंटेंट को इंटरनोड इलोंगेशन इन डिफरेंट प्लांट के अंदर, जिसको आप बॉल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, प्लांट विद रोजेट नेचर, जो छोटे छोटी हाइट के प्लांट होते हैं ना उनके इंटरनोड को इलोंगेट करेगा तो मिट्टी से ऊपर रहेंगे, तो आपका जो प्लांट है वो खराब होने के चांसेस कम रहेंगे। रोजेट नेचर वाले जो एक साथ जैसे कैबेज वगैरह होते हैं या फिर कॉलीफ्लावर है, इनको मिट्टी से थोड़ा ऊपर अगर ये ग्रो करेंगे ना तो बेटर रहेगा। अगर मिट्टी के साथ में ही अगर अटैच रहेंगे तो खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो वो प्लांट विद द रोजेट नेचर, बीट है, कैबेज है, इन सभी के अंदर इंटरनोड इलोंगेशन कर देगा तो ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, ये ऐसा रहता है। पहला पॉइंट। दूसरा, शुगर केन के अंदर इंटरनोड इलोंगेशन करेंगे तो शुगर कंटेंट बढ़ेगा, 20 टन पर एकड़ जो है वो बढ़ सकता है। थर्ड नंबर, लीफ के अंदर कोई डायरेक्टली इसका वर्क नहीं है, बट फ्लावरिंग के अंदर फ्लावरिंग के अंदर इसका कोई डायरेक्ट वर्क नहीं है, बट फ्रूटिंग के अंदर तीन चीजें। एक तो आप ग्रेप्स के अंदर एक्सेस इलोंगेशन और इसके जो डंठल होते हैं उनको थोड़ा हार्ड कर देता है ताकि ये प्लांट पे बने रहें और मार्केट वैल्यू बनी रहे। प्लांट पे बने रहेंगे तो लंबे समय तक मार्केट में अवेलेबल रह सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इंक्रीज इन राइपनिंग पीरियड ऑफ द फ्रूट ऑन ट्री, मतलब डिले इन द फ्रूट सेनेसेंस करता है ताकि लंबे मार्केट वैल्यू बनी रहे। नेक्स्ट, इसके अंदर एप्पल फ्रूट इलोंगेट एंड इम्प्रूव इन शेप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर कंटेंट रहेगा तो वेट में अच्छा होगा और मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। सीड के अंदर सीड जर्मिनेशन, मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड, promote fermentation malting process in the brewing industry, and in juvenile conifers hastens the maturation for the production of seed। भाई जो इसका कॉनिफर्स होते हैं ना, कॉनिफर्स प्लांट होते हैं, उनके अंदर मैच्योरेशन के लिए बहुत लंबा समय होता है। आपने जिब्रेलिक एसिड छिड़क दिया, जल्दी से मैच्योर हो जाएंगे ताकि नेक्स्ट सीड बन जाए, फिर दोबारा उसको ग्रो करवा पाओ। तो हैस्टेन द जो मैच्योरिंग पीरियड है, मैच्योरेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड, उनको जल्दी मैच्योर करवाता है जिब्रेलिक एसिड। क्लियर? अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, साइटोकाइनिन। एफ स्कूग और कोवर्कस ने इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने जो डिस्कवर किया, इन्होंने क्या किया कि टबैको प्लांट की मेस्मेटिक सेल्स ली, कुछ इंटरनल टिश्यू लिए, ये मेस्मेटिक सेल को यहाँ पे रखा, उसके साथ साथ टिश्यू कल्चर जब इन्होंने करवाया तो इसके साथ साथ इन्होंने ऑक्सिन या फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क, इन तीनों चारों में से कोई एक इसके अंदर ऐड ऑन किया। एक टिश्यू यहाँ से लिया
ऑक्सिन के साथ साथ इन सभी में से कोई एक चीज इसमें ऐड ऑन की, जिससे इसके अंदर कैलस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, रूटिंग और शूटिंग होना स्टार्ट हुई। जो रूट डेवलप हो रहा था वो ऑक्सिन की वजह से हो रहा था, बट जो शूट डेवलपमेंट हुआ, जो आपने इनमें से कोई एक एक्सट्रैक्ट जो यूज किया उसकी वजह से शूट डेवलपमेंट देखने को मिला। और ऐसी कहानी नंबर ऑफ टिश्यूज पे इन्होंने ऑब्जर्व की। फिर जब ये शूट एंड रूट डेवलपमेंट हुआ तो सेम जो अलग अलग तरह से एक्सट्रैक्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू से इन्होंने वर्क किया। इस एक्सट्रैक्ट लगा करके देखा, कोकोनट मिल्क लगा करके देखा, डीएनए जो एक फिश है, हैरिंग फिश, उसके जो मेल गैमेट स्पर्म जो थे उसको यूज किया। डायरेक्टली ऐसा तो नहीं स्पर्म सेल उठाया, पानी के अंदर थे, मेल गैमेट से उठा करके और उसको डायरेक्टली यूज किया था। इस वाटर को अगर मैं पानी को यूज कर लूँ तो उसमें है तो सही ना डीएनए, समझ में आई बात। तो उसको यूज किया तो पता चला फिर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन के साथ में अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं डीएनए इसका, तो भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इट मींस कि ऐसा कोई कंपोनेंट इन सभी के अंदर कॉमनली प्रेजेंट है जो इसकी ग्रोथ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसको क्या बोला गया, काइनेटिन बोला गया। एडेनिन स्टार्टिंग के अंदर ये एडेनिन डेरिवेटिव है। कोकोनट मिल्क एंड द कॉर्न कर्नेल नेचुरल साइटोकाइनिन जियाटिन से मिला, बाद में पहले सिंथेटिक मिल गया और इसका जो नेचुरल वाला था वो काफी समय के बाद मिला। 4th 5th लाइन के अंदर लिखा हुआ है जियाटिन के बारे में कि जियाटिन जो है नेचुरल सिंथेटिक के काफी टाइम बाद इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, साइट ऑफ द सिंथेसिस क्या अभी बताया आपको, रूट एपिसिस है, यंग फ्रूट्स हैं और डेवलपिंग शूट बर्ड के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर नहीं, ये हर जगह बनता है। आपने तीनों चीजें नहीं पढ़ी, डेवलपिंग शूट बर्ड नहीं पढ़ा और यंग फ्रूट नहीं पढ़ा, हर जगह बनता है और हर जगह साइटोकाइनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा है, साइटोकाइनिन फॉर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनिन के अंदर इसका डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं है। रूट स्टेम लीफ पे अगर अपने बात करें तो डायरेक्ट कोई रूट स्टेम और फ्रूट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, बट रैपिड सेल डिवीजन के लिए जहां भी लगेगा रैपिड सेल डिवीजन करवाएगा। साइटोकाइनेसिस करवाता है, सिंथेसाइज जहां पे भी मतलब ये वर्क करता है साइटोकाइनेसिस करवाता है और बनता भी उन्हीं रीजन के अंदर है। रैपिड सेल डिवीजन, सिंथेसाइज, साइटोकाइनिन। लीफ के अंदर न्यू लीफ फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट को बढ़ाएगा, क्लोरोप्लास्ट का नंबर उसके अंदर बढ़े। क्लोरोप्लास्ट इन लीफ प्रोटोक्लोरोफिल से क्लोरोफिल की फॉर्मेशन करवाता है। और जितनी भी लीफ है, जैसे ये आती है ना पत्तेदार सब्जियां, पालक वगैरह और जितने भी आते हैं ग्रीन जो वेजिटेबल्स आती हैं, इन सभी की लाइफ को बनाने के लिए अगर इनके ऊपर आप साइटोकाइनिन को छिड़क के रख दो तो लीफ लंबे समय तक जो है सेनिसेंस स्टेज के अंदर नहीं जाएगी। लीफ सेनिसेंस को एक तरीके से प्रिवेंट करता है। कहाँ गया क्लोरोफिल, आपने इसके ऊपर अगर मान लीजिए साइटोकाइन छिड़क के रख दिया तो लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और लेटरल शूट ग्रोथ को एनहेंस करता है, एडवेंटिशियस शूट डेवलपमेंट को ये एनहेंस करता है। शूट डेवलपमेंट नोट रूट डेवलपमेंट, उसका एंटागोनिस्ट हो गया ऑक्सिन का। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस एंड प्रोमोटेड बाय ऑक्सिन। और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में डिले इन पुरानी को यंग मैच्योर लीफ अगर गिर रही है तो यहां से न्यूट्रिएंट को निकाल करके यंग लीफ को प्रोवाइड करना। ठीक है, यंग को ज्यादा यंग रखना और जो मैच्योर है उनको गिराना, ये काम है इसका। फिर आ जाइए फाइनली वन ऑफ द गैसियस हार्मोन, वन एंड ओनली एक सिंगल आपको जो दिया हुआ है इथाइलिन। इथाइलिन का प्रिकर्सर मिथ्योनिन होता है। ये राइपेंड जो इतने भी फ्रूट्स होते हैं उनसे रिलीज होता है और अदर जो अनराइपेंड फ्रूट है उसको राइपेंड कंडीशन के अंदर लेकर के आता है। राइपेंड ऑरेंज से एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हुआ जिसको इथाइलिन, जो अनराइपेंड बनाना उसके पास में रखे होते हैं उनको उन्होंने क्या किया, राइपेंड कंडीशन के अंदर ले आया। इनका जो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इथोफोन। मिथ्योनिन इसका प्रिकर्सर है, गैसियस हार्मोन है। साइट ऑफ सिंथेसिस टिश्यू अंडरगोइंग सेनिसेंस और द राइपेंड फ्रूट्स। साइट ऑफ सिंथेसिस ये दोनों याद रखना अच्छे से। ट्रिपल रिस्पॉन्स, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, कोई सीड जर्मिनेट हुआ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस और एपिकल हुक फॉर्मेशन, ताकि ज्यादा इसके लेंथ में ग्रोथ नहीं हो। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो, लेंथ में ग्रोथ नहीं हो, एपिकल हुक बना देगा और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा और इसकी एक्सिस को स्वेल अप करवाएगा। ये काम होते हैं इथाइलिन के। ट्रिपल रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं। वर्ड ट्रिपल रिस्पॉन्स नहीं दिया बट ये तीनों लिख करके दिए हुए हैं। ट्रिपल रिस्पॉन्स वर्ड नहीं दिया बट ये तीनों लिख करके दिए हुए हैं। फिर आ जाइए राइपेंड फ्रूट्स के अंदर रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है, क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं। एब्सेशन और सेनिसेंस, एब्सेशन और डोरमेंसी एब्सिसिक एसिड, एब्सेशन और सेनिसेंस इथाइलिन, एब्सेशन एंड सेनिसेंस इथाइलिन, एब्सेशन एंड डोरमेंसी एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये लीव्स और फ्लावर, क्योंकि भाई यही है, एक बार अगर फ्रूट बन गया तो बचे हुए लीफ और फ्लावर का क्या करोगे,
एक बार फ्रूट बन गया, फ्रूट राइपन हो गया, तो जो आप अब उसमें से लीफ क्योंकि वो सारा अपना फूड जो है वो ट्रांसलोकेट कर चुकी है और फ्लावर से फ्रूट बन चुके हैं, तो बचे हुए फ्लावर लीफ का क्या करोगे? अगर कोई राइपन कंडीशन के अंदर फ्लावर जब भी फ्रूट बन जाते हैं उसके बाद आप देखना लीफ और बचे हुए फ्लावर जो गिरना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हेल्प्स इन द सीड जर्मिनेशन, पीनट जो होती है और पोटैटो के अंदर जो पोटैटो ट्यूबर है उनकी इनिशिएशन ऑफ द पीनट सीड जर्मिनेशन और पोटैटो ट्यूबर के स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरनोड इलोंगेशन, पीटियोल इलोंगेशन, ताकि पानी के अंदर ये खराब नहीं हो। राइस सीडलिंग के अंदर पीटियोल इलोंगेशन, इंटरनोड इलोंगेशन और पीटियोल इलोंगेशन लिखा हुआ आए तो इथाइलिन, अकेला इंटरनोड इलोंगेशन आए तो जिब्रेलिक एसिड। रूट हेयर फॉर्मेशन, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। सेकंड नंबर फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल एंड द सिंक्रोनी इन द फ्रूट सेट ऑफ द पाइनएप्पल, ताकि एक साथ पूरा का पूरा पाइनएप्पल यूज। पाइनएप्पल के अंदर आप क्या खाते हो? इन्फ्लोरेसेंस और उसके छोटे छोटे पार्ट। ये पाइनएप्पल जो आपको देखने को मिल रहा है सिंगल इसके अंदर फ्रूटलेट होता है, इन सभी का अगर सेम टाइम पे मैच्योरेशन होगा तो ही आप इसको यूज कर पाओगे। तो इन सभी के अंदर पाइनएप्पल के अंदर इनिशिएशन एंड द सिंक्रोनाइजेशन इन सभी का सेम टाइम पे मैच्योर होना इंपॉर्टेंट है। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड द सिंक्रोनी इन द फ्रूट सेट ऑफ पाइनएप्पल फॉर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अदरवाइज अलग अलग हो रहे हैं वो मैच्योर, तो अलग अलग इनके अंदर आपको जो है फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, तो फ्रूट फॉर्मेशन ऐसा होगा नहीं। आप ग्रुप ऑफ फ्लावर का एक साथ इन्फ्लोरेसेंस खाते हो, इसके अंदर साइकोनस एंड सोरोसिस दो बताए गए थे, ठीक है। इधर फ्लावरिंग इन मैंगो, इथोफोन जो होता है रेडली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट स्लोली, धीरे धीरे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये तो याद करने वाली चीजें हैं। फ्रूट इन टोमेटो एंड एप्पल, फ्लावरिंग एंड फ्रूट, थिनिंग ऑफ द कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, एक तरीके से एब्सेशन करवाता है इनके अंदर। और फ्लावरिंग इन द फीमेल फ्लावरिंग इन द कुकुम्बर स्पेसिफिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइनली लास्ट एंड फाइनल एब्सिसिक एसिड, जिसके तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए, इनिबिन बी, एब्सेशन सेकंड और डॉर्मिन। और ये क्या करता है? स्ट्रेस कंडीशन के अंदर एक्टिव होता है ज्यादा। एब्सेशन एंड डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्लो डाउन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्लो कर देता है। इनिबिट द सीड जर्मिनेशन, क्लोजिंग द स्टोमेटा अंडर स्ट्रेस कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में नहीं, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर। स्ट्रेस हार्मोन इसी वजह से इसको बोलते हैं। डॉर्मेंसी को ये क्रिएट करता है। हेल्प्स इन द सीड remain dormant, withstand to the desiccation और other factors which is unfavorable for growth। अगर favorable नहीं है तो dormant period के अंदर ले जाएगा। नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या है कि हेल्प्स इन द सीड डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन, ये मतलब जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनाने के लिए, सीड कोट अच्छे से बने उसके लिए है, बट सीड के जर्मिनेशन को इनिबिट कर रहा है। सीड डोरमेंसी का मतलब होता है सीड जर्मिनेशन नहीं होने देना। उसका मतलब ये नहीं कि सीड में बच्चे बने हुए जाइगोट का एम्ब्रियो में कन्वर्जन को रोकना। एम्ब्रियो से कन्वर्जन करवाता है ये, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो अच्छा खासा बनवाता है, बट उसका जर्मिनेशन नहीं होने देता। तो दोनों चीजें एक साथ लिखी हुई है। मैच्योरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एब्सिसिक एसिड, बट इसकी डोरमेंसी बनाए रखता है, इसको जर्मिनेट नहीं होने देता। क्लियर? ये सारे पॉइंट आपको एब्सिसिक एसिड के बारे में पता होने चाहिए। कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है, आपको पता है टर्पिन के अंदर कैरोटीनॉइड, उससे क्या बनाते हो आप? एब्सिसिक एसिड। फिर आ जाइए फाइनली एक लास्ट पॉइंट, जिसमें काफी सारे प्लांट हार्मोन हैं जो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, एंटागनिस्टिक हो सकते हैं, सिनर्जिस्टिक सेम वर्क कर सकते हैं, और इंडिविजुअलिस्टिक एक अकेला काम भी खुद जो है वो कर सकता है। कौन कौन से ऐसे फंक्शन है? ऑक्सिन एनहेंस द, एरो लगा हुआ है, एपिकल डोमिनेंस, एंड साइटोकाइनिन इनहिबिट्स द एपिकल डोमिनेंस। लीफ सेनिसेंस, साइटोकाइनिन इनहिबिट करता है, लंबे समय तक पालक की तरह रहे, ग्रीन दिखे, तो साइटोकाइनिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट लीफ सेनिसेंस को एनहेंस कौन करता है? इथाइलिन, लीफ एंड फ्लावर को गिराता है ना। और ऑक्सिन भी लीफ सेनिसेंस, जो ओल्डर लीफ सेंस होती है उनको गिराता है। जिब्रेलिक एसिड, फ्रूट सेनिसेंस, जिब्रेलिक एसिड इनहिबिट करता है ताकि मार्केट वैल्यू बनी रहे, बट इथाइलिन उसको एनहेंस करता है, और ओल्डर फ्रूट्स को ऑक्सिन भी गिराता है। सीड जर्मिनेशन, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करेगा और जिब्रेलिक एसिड उसको बनाएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एक दूसरे के, और जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड एक दूसरे के एंटागनिस्टिक है। काफ़ी सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एक हार्मोन एक दूसरे के एंटागनिस्टिक हो सकते हैं, और कुछ सारे फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं किसी एक फंक्शन को लेकर के एक हार्मोन, दो हार्मोन एक दूसरे के एंटागनिस्टिक हैं, पर किसी दूसरे फंक्शन को लेकर के वही दोनों हार्मोन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर बताए दिख रहे हैं आपको, ये दोनों एक तरीके से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में आ गए, ये दोनों एक दूसरे के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में आ गए। समझ में आता है ये?
तो जनरल बताया है, ये पूरा सार है जितना आपने पढ़ा है उसके बिहाफ पे ये पूरा लिख करके बताया है, क्योंकि ये 4 टर्मिनोलॉजी आपको लिख करके दी है। इसके बाद आपको दिया हुआ कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा इवेंट एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, ऐसा आपको लिख करके दिया है। लास्ट में कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको ये चारों जो है टर्मिनोलॉजी लिख करके दी है। कौन कौन से हैं वो वर्क, कौन कौन से वो वर्क हैं? ये आपका एब्सिसिक एसिड, उसके बाद में ये चारों पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री, एंटागोनिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। सिमिलरली देयर आर अ नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट वेयर इज मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट टू अफेक्ट द इवेंट। डोरमेंसी ऑफ द सीड, बर्ड्स, एब्सेशन, सेनिसेंस, एपिकल डोमिनेंस, कुछ एक फंक्शन बता दी जिसमें एक से ज्यादा का इन्फ्लुएंस आता है। उसके बाद बोला कि रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली ऑफ वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। पीजीआर का कंट्रोल तो वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक, और दूसरा काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल क्या है? जेनेटिक मेकअप। उसके बाद बोला है कि अलोंग विद द जीनोमिक कंट्रोल द एक्सचेंजिंग फैक्टर दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेनी ऑफ द एक्सचेंजिंग फैक्टर्स सच एज द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल द growth and development of PGR, growth and development of via PGR. Some such of the events could be like vernalization, flowering, dormancy, seed germination and the plant movement. यहाँ तक आपको ये अच्छे से पढ़ना है कि कुछ एक ऐसे हैं, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ वर्नेलाइजेशन आपके कॉन्सेप्ट हटा दिया, फोटोपीरियडिज्म हटा दिया कि लाइट आएगी तो ही वो एक क्रिटिकल फोटोपीरियड से ऊपर लाइट आई तो ही फ्लावरिंग करेगा, ये हटा दिया। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, ये सब हटा दिया आपके, ठीक है। पर आपको जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई थिंक पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया होगा। दिस इज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।